बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्ते की सूरत-ए-हाल एक मरतबा फिर खशीदा है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है और अमेरिका ने हमला किया है। उसी अमेरिका ने हमला किया है कि जो कुछ दिन पहले तक कहता था कि अगर ईरान पे हमला करना हुआ तो उसके लिए कम से कम 15 दिन अभी भी बाकी हैं। इस हवाले से हमने देखा कि बहुत सारी खबरें भी आ रही थी। जे डिफेंस के साथ भी इसराइल की कोई झड़प हुई, कोई तल कलामी हुई जिसमें उसने इसराइल को कहा कि अपनी जंग में हमें न घसीटें। लेकिन ये तमाम बातें अब तक कन्फर्म नहीं हो रही, मुख्तलिफ ज़राए से आ रही हैं। कन्फर्म जो हुआ है वो ईरान के ऊपर हमला हुआ है। बात करेंगे आज सियासी क़यादत से भी बात करेंगे, कुछ दिफाई तज्जिया भी लेंगे इसके ऊपर कि ये तैयारे थे कौन से, क्या इसकी ख़ास बात थी कि जो रडार के ऊपर भी नहीं आए और बहुत दूर से उड़ते हुए ईरान तक पहुंचे और हमला करके कामयाबी से वापस भी चले गए। मेरे साथ मौजूद है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, रिटायर्ड एयर कमोडोर हैं। आपका बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, क्या सिग्निफिकेंस है इस अटैक की? कौन सा तैयारा इस्तेमाल हुआ, क्या उसकी ख़ास बात थी तैयारे की, डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ वो सर रडार के ऊपर? बहुत सारे सवालात हैं। और ये जो अटैक हुआ ये कामयाब कितना था, इसमें जो बम गिराए गए उसकी क्या खास बात थी सर? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और ये B-2 बॉम्बर जहाज है और B-52 भी है जो पॉसिबली अमेरिका ने अभी तक नहीं बताया कि वो इस्तेमाल हुआ है और चांसेस ये हैं कि B-2 ही इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक। ये B-2 जहाज इनका एक तो अमेरिका की सॉइल पर है और वहां से अभी अमेरिकन मिलिट्री ने, पेंटागन ने अनाउंस किया है कि ये वहां से 18 घंटे की फ्लाइट का इसने किया है और रास्ते में ज़ाहिर है इसकी रिफ्यूलिंग हुई है। ये जो जहाज है ये तकरीबन 1997 में पहली दफा मंजर पर आया था और ये सेल्फ जहाज है, जिसका मतलब है ये रडार पर नजर नहीं आता। और कहते हैं कि शायद की जो मक्खी होती है इसके बराबर इसका रडार पर साइज नजर आता है, यानी इतना छोटा रिफ्लेक्शन होती है कि ये पिक ही नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसको ध्यान में रखनी चाहिए कि पॉसिबली, क्योंकि पेंटागन ने बताया कि ये अमेरिका से आए हैं और रास्ते में रिफ्यूलिंग भी हुई है, एक और ऑप्शन भी थी उनके पास और वो है कि अगर इनको डिगो गार्सिया, छोटा सा जजीरा है साउथ ऑफ इंडिया, यानी इंडियन जो सदर्न टिप है वहां से तकरीबन 1800 किलोमीटर डाउन समंदर की तरफ जाएं तो वहां एक छोटा सा बेस है। ये डिगो गार्सिया एक जजीरा होता था 200 साल पहले और वहां मकामी लोग रहते थे। वहां पे फिर यूके ने कब्जा कर लिया, फिर अमेरिका ने ले लिया उससे। वहां पे सिर्फ इतनी छोटी जमीन है कि मुश्किल से एयर बेस आता है। वहां पे B-52 जहाज और B-2 जहाज ये दोनों वहां स्टेशन है और वहां से भी चांसेस थे कि ऑपरेट किया जा सकता था। वो ये सिर्फ होना था कि 1800 किलोमीटर से समंदर पे उड़ना था तकरीबन और फिर ईरान डायरेक्ट एंटर होना था। लेकिन वहां से जो मेरी नजर में, जो मेरा तज्जिया ये कहता है कि वहां से इन्होंने इसलिए नहीं उड़ाया कि यहाँ से सीक्रेसी या इंफॉर्मेशन आउट होने का खतरा था, क्योंकि ये ओपन समंदरों में है, यहाँ पे रडार नेटवर्किंग और सैटेलाइट पिक्चर ज्यादा है। अमेरिका ने ये भी जो अटैक किया है, डिसेप्शन किया है। पेंटागन अनाउंस कर रहा है कि हमने डिकॉय फ्लाइट रूट लिए हैं, जिसका मतलब है कि हमने शो कुछ और रूट कराया है और लिया कुछ और रूट है। ये जो B-2 जहाज जो है ये सिर्फ 19 तैयारे हैं सिर्फ अमेरिका के पास इस वक्त। अपग्रेड होता रहा है, लीथल है जाहिर है, और अगर आप वीडियोस मॉनिटर कर रहे हो तो ये वेपन बैली के अंदर कैरी करता है, क्योंकि अगर वेपन बाहर एक्सटेंडेड होंगे तो वो रडार की रेडिएशन से वो पिक हो जाते हैं, वेपन से भी पता लग जाता है कि कोई चीज आ रही है। ये बैली के अंदर उसको बंद करके ले जाता है और बैली खोलकर उसके बाद ड्रॉप करता है। एक और इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर इसका ये है, तकरीबन 40,000 पाउंड का वजन उठा के ले जा सकता है, जिसके अंदर इसके पास दोनों ऑप्शंस होती हैं। ये बंकर बस्टर भी ले जाता है और डेजी कटर भी ले जाता है, जो इस मिशन में इस्तेमाल होते हैं। और आपने अब जान गए होंगे सारे कि उन्होंने एक सबमरीन से भी टोमाहाक क्रूज मिसाइल भी मारे हैं बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ साइट्स पे। उसकी वजह ये है कि ये तकरीबन जहाज का जो बॉम्ब है ये 50 से 60 मीटर तक पेनिट्रेट करता है जब ये बंकर बस्टर है। जबकि जो ईरान की न्यूक्लियर प्लांट्स और उनके जो वेयर हाउसेज कह लें या लेबोरेटरीज कह लें, वो अंडरग्राउंड अबाउट 90 मीटर। ये कुम के पास इनका एक कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा और ये पूरा पहाड़ों का सिलसिला है जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है पूरा। 1 या 2 टनल नहीं है जिसको हिट करना था, ये पूरे कंपाउंड को उड़ाना था उन्होंने, और वो डायरेक्ट 90 मीटर तक बॉम्ब जा भी नहीं सकते। तो जिससे मुझे लगता है कि इन्होंने टोमाहाक करके पहले ग्राउंड सॉफ्टन किया है और उसके बाद इनको बंकर बस्टर को यूज किया है, जो कह रहे हैं कि हमने वो 6 इस्तेमाल किए हैं जिन्होंने नॉकआउट किया होगा। जाहिर है कितने % कामयाबी का रेट है और क्या कुछ बचा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है देखने की कि वहां था क्या ऑलरेडी जिसको टारगेट किया गया, येट टू बी सीन। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है जिस हिसाब के ईरान ने ये साइट्स खाली कर दी थी, तो अगर ईरान ने साइट्स खाली कर दी थी तो फिर इस कार्रवाई की ज़रूरत क्या? अमेरिका को पता नहीं था कि साइट्स खाली हो रही हैं? सैटेलाइट इमेज आ रहे थे, कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट इमेज है कि जिसके सामान जा रहा है, फिर कोई रेडिएशन नहीं आई। सऊदी अरब भी तस्दीक कर रहा है कोई रेडिएशन का कोई मामला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर एक आलमी एजेंसी कहती है कि यहाँ पर जो है वो साइट्स मौजूद थी,
तो इसमें आप कयास क्या आपका करता है, तज्जिया आपका क्या कहता है कि क्या हुआ होगा? क्या ईरान को पहले से मालूम था, उन्होंने सारी मूवमेंट करके कहीं और शिफ्ट कर दिया है, तो एटमी प्रोग्राम क्या अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा? देखिए, जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस होती हैं और इसमें ये देखना होता है, इसमें दो चीजों की कॉम्बिनेशन होती है। एक तो लेबोरेटरीज या इनके जो एनरिचमेंट प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, और एक यूरेनियम इटसेल्फ होता है, यानी कि जो मादा, जो मटेरियल इटसेल्फ है जिसको आप एनरिच करते हैं। और आपको याद होगा, मैं रिफ्रेश करता चला हूं कि 2015 में जब अमेरिका ने डील की थी ईरान के साथ कि आपको वापस विड्रॉ कर लें अपनी सारी एनरिचमेंट को, तो वो ईरान उस वक्त 20% एनरिचमेंट पर 2015 में पहुंच चुका था। तकरीबन 85 to 90% जब एनरिचमेंट हो जाती है तो अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो अब जो कहा जा रहा है कि उस वक्त ईरान को 20% से 3.6% एनरिचमेंट पर रिवर्स करवाया गया था, और उसको लाया गया था इसलिए कि ये इस परसेंटेज पे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनता। ईरान ने कंप्लाई भी किया और IAEA के रूल्स भी माने। उसके बाद उस एग्रीमेंट में ये भी था कि ईरान 24/7 365 डेज किसी वक्त भी इंस्पेक्शन के लिए खोलेगा उन साइट्स को। ईरान ने उन 3 सालों में, जब तक 2018 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आकर अंडू नहीं कर दिया सारा एग्रीमेंट, रिवोक कर दिया सारा यूनिलैटरल, 3 सालों में 10 दफा विजिट किया और 10 दफा सर्टिफाई किया IAEA ने कि इसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम नहीं हो रहा। उसके बावजूद ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया था। तो अब ये देखना ये होगा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि उसकी जो बेसमेंट थी और जहां जहां अगर उन्होंने एनरिचमेंट का मटेरियल रखा हुआ था, यूरेनियम रखा हुआ था, तो पॉसिबली वो ले गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की लेबोरेटरीज जो अंडरग्राउंड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ये बहुत साल पीछे ईरान को धकेल देगी अगर उनके पास कोई और सिस्टम नहीं है तो, क्योंकि उन्होंने 3 जगह अटैक किए, इस्फहान में भी और कुम के करीब ये सारे। तो अगर तो ये लेबोरेटरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो सेटअप है, उनको तबाह कर दिया गया है और वो यूरेनियम निकाल कर ले गए हैं, तो तभी ये ताबकारी नहीं हुई। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ईरान के पास कोई अल्टरनेट है या वो जीरो से फिर शुरू करेंगे। दैट इज येट टू बी सीन। सर, आपने हरमस के हवाले से सर आप क्या कहते हैं कि ईरान के पास ये इख्तियार है कि वो इस रास्ते को बंद कर दे? क्या वो वाकई ऐसा कर पाएगा? कैपेबिलिटी की बात भी है और इख्तियार की बात भी है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज देखिए, जब पहले वक्त तो आपने कहा कि कर पाएगा, ये कैपेबिलिटी है, और एथिकली या लीगली अगर आप पूछ रहे हैं कि करना चाहिए या कर सकता है, तो इस पूरे जंग में कौन सा काम है जो लीगली हो रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। कौन सी चीज है तो एथिकल हो रही है? सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी एटॉमिक एनर्जी की है, IAEA है। जब वो कह रही है कि वेपन नहीं बना रहा है ईरान, तो फिर हम उसको मानने को तैयार नहीं है। जज ज्यूरी खुद ही हैं। एक दिन पहले जो समझते हैं हम समझते हैं जिस शख्स को, अमेरिकन सदर को मैन ऑफ पीस है, वो अगले दिन ही 15 दिन का नोटिस दे के कि जी मैं 2 हफ्ते सोचूंगा, और अगले दिन अटैक करवा देता है। तो ये स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। असूल तो हो ही नहीं रहे को फॉलो, कोई प्रिंसिपल्स या नेम ऑफ द गेम तो है ही नहीं कुछ। अपने अपने रूल्स हैं, अपनी ज्यूरी है, अपना जज है, अपनी एक्शन, तो रूल्स की कोई बात नहीं। ईरान तो जाहिर है जो कार्ड हैं इनके पास, गिवन कार्ड या गिवन अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा कि वो हिट बैक करे। तो जंगें होती क्यों है, ये ज़हन में हमें रखना चाहिए कि आप प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करते हैं दुश्मन पर। यानी ईरान के खिलाफ क्या किया अमेरिका ने भी? सिर्फ ये किया कि हम तुमसे बहुत ज्यादा कीमत लेंगे अगर तुम न्यूक्लियर प्लांट बनाए रखोगे, हिट करेंगे, तबाही मचाएंगे, तेहरान पर हमले करेंगे। तो बुनियादी तौर पर देखें, इजराइल के खिलाफ भी ईरान ने यही किया। जब पॉपुलेशन को पता लगा इजरायली के हिट कैसे, ग्रिड स्टेशन कैसे उड़ते हैं, बंकर्स में सोया कैसे जाता है, रात को नींद आती है कि नहीं, मेडिकल स्टोर, मेडिकल हाउसेज या हॉस्पिटल्स को बॉम्बिंग जब करते हैं तो क्या निकलता है। तो ईरान क्या कर रहा था? ईरान बुनियादी तौर पर इजरायली लोगों के लिए और इजराइल की फौज के लिए एक कीमत बढ़ा रहा था जंग की। तो वो जब नहीं शायद इजराइल दे पाया, क्योंकि उसको लगा कि ये मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। आपने शायद नोट किया होगा कि वो अपने राशनिंग शुरू कर दी थी उन्होंने अपने वेपन्स की, जो आयरन डोम है और दूसरे मिसाइल है, डेविड स्लिंग है और 3 है और 2 है। उनको लगा कि हम तो छोटे छोटे मिसाइलों पर अपने बड़े बड़े महंगे जो 50-100 गुना ज्यादा महंगे मिसाइल जाया कर रहे हैं, यानी उनकी वर्थ नहीं है इंटरसेप्ट करने की, फिर भी हम कर रहे हैं, तो उनको राशनिंग करनी पड़ गई। तो ये होती है प्राइस जॉब इंपोज करते हैं, जो ईरान भी कर रहा था। अब डिपेंड करेगा वे फॉरवर्ड के ईरान के पास फाइट बैक करने का स्टैमिना रहता कितना है।
उस पर डिपेंडेंट होगा कि ईरान हिट बैक करता है, किस रिजॉल्व से करता है और कैपेबिलिटी है क्या। जहां तक कमिंग बैक टू अपना हरमोज की बात कर रहे हैं, तो वो एथिकली तो कुछ नहीं रह गया, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन कर सकेंगे इतनी मैसिव एयर पावर के पास, और उस मुल्क के पास, ईरान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास एयरफोर्स भी ना हो जो एयर गार्ड या प्रोटेक्शन और या पेट्रोलिंग भी ना कर सके उसके ऊपर, तो वो कैसे करेगा? बहुत चैलेंजिंग है समंदर के रास्ते करना जब तक एयर पावर, फेवरेबल एयर एनवायरनमेंट आपके पास ना हो। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ सियासी लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राजा कमरुल इस्लाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया नईम पंजोता साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नईम साहब आपका भी शुक्रिया। राजा साहब सर क्या प्लान बना फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को आज की जो रात की सूरत हाल थी उसकी देखने के बाद? नोबल इनाम अब उन्हें मिल जाना चाहिए सर, बड़ा अमन कायम किया उन्होंने खत्ते में। देखें, अगर तो वो नोबल इनाम के खुद कंटेंडर, वो तो जो चाहे उसने क्रिसमस साज करे, लेकिन बहरहाल तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। चलें ये तो माने ना कि आप एक मुश्किल सूरत हाल में हैं। हम बहुत मुश्किल, खित्ता पूरा एक मुश्किल सूरत हाल में है, पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल में है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो बुनियादी और कलीदी चीज़ है वो पहले उसका जो हमसाया दुश्मन, एक और ऐसा दुश्मन, अजली दुश्मन जिसने कोई मौका नहीं खता होने दिया। जब अफगानिस्तान में ये सूरत हाल हुई थी उस वक़्त 9/11 के बाद, तब भी इंडिया वाज ऑल आउट के बाकी दुनिया को तो छोड़े ना, वो पाकिस्तान से अपना जो कीना है वो पाकिस्तान से अपना बदला चुका सके। और अभी फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान की अपनी सलामती, चूँकि जंग कि वो सीज फायर ज़रूर हुआ था, लेकिन वो स्टिल अभी तक चीज़ें जो हैं वो कंक्लूजन स्टेज में नहीं है। पाकिस्तान का पानी वो अभी तक जो है पाकिस्तान ने तो अपना मौका दिया, लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई। उसके बाद बिल्कुल हमसायगी में एक ऐसी चीज़ हो जाना, यानी आप इसकी संगीनी का अंदाज़ा करें कि जिस हालत में ईरान के इस वक्त जो भी उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो जिस सूरत हाल में है, और ऊपर से उस पर जो बमबारी हो रही है, उसमें अगर रीजनली देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले चंद हमसाया ममालिक हैं ईरान से, और उन हमसाया ममालिक में से इराक जो है वो ऑलरेडी आप किस हालात में है, बाकी जो ममालिक हैं वो किस, तो मुड़ के तो पाकिस्तान ही एक बचता है जो जिसके लिए पाकिस्तान की शहरियों की सलामती, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की सलामती, तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी विजडम के साथ, बड़े गैर जज्बाती अंदाज में पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाँ, असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने हमेशा वो कि आप देखें कि 1948 की जंग से लेकर 65, 71 और हमारा जो 1998 में कारगिल वाला इशू हुआ, या अभी हालिया जंग में, वो कौन सा मुल्क था जिसने आके पाकिस्तान की फौजी मदद की? अगर किसी मुल्क ने की, चाइना ने, तो वो भी पाकिस्तान ने ज़्यादा उसमें प्रोक्योरमेंट शामिल थी, लेकिन चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती का तो कोई खैर नेमुल बदल नहीं है। लेकिन इस वक्त एक ऐसा मौका है जिसमें पाकिस्तान को अपना असूली मौक़िफ़ बरकरार रखते हुए जारहियत के खिलाफ, अपने ईरान के साथ अपने जो रिश्ते हैं तारीखी, वो सारे निभाते हुए और बड़े ऐसा अंदाज में अमन के क़याम के लिए काबिश करनी चाहिए, जो यकीनन पाकिस्तान कर रहा है आज की तारीख में। इसहाक डार साहब की अभी ठीक हो गया। राय साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। पंजोता साहब सर लोग मिला रहे हैं जिस तरह से खान साहब जब रशिया गए थे तो पीछे से यूक्रेन का मामला हो गया था, अब जो है वो जब हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात की पींगे बढ़ा रहे थे, नोबल इनाम के लिए उनको नामजद कर रहे थे, तो पीछे से अमेरिका ने 15 दिन का टाइम दे के जो है वो 15 घंटे में हमला कर दिया। तो इसको आप एक मिसहैब करार देते हैं, एक पाकिस्तान की गलती करार देते हैं सफारती महाज पे, क्या करार देंगे? बहुत शुक्रिया फवाद भाई, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन ये सारा हुआ, जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत जो है चलती
गिराई गई, जिस तरह साइफर आया, जिस तरह साजिश अमेरिका की तरफ से ये की गई और उसको के एग्जीक्यूटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आज सच साबित हो रही है। यानी उसके ऊपर दोबारा मोहर लग रही है। साबित तो पहले भी हो गई, साइफर केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया और ख़त्म हो गया, लेकिन आज दोबारा मोहर लग रही है। आप देखें कि जब अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर और नोबेल प्राइज जो इन्होंने अनाउंस किया, आज अगर इमरान खान वजीर आज़म होते और वो अमेरिका के अंदर होते और नोबेल प्राइज इसी तरह से वो ऐलान करते और साथ अमेरिका के दौरे के अंदर ही अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता, तो आज ये कह रहे होते कि इमरान खान इसराइली एजेंट है, इमरान खान अमेरिका का पिट्ठू है, इमरान खान के खिलाफ एहतजाज हो रहे होते, इमरान खान के खिलाफ ये सड़कों पर होते, वो नाम नेहाद जितने भी वो मौलवी और सारे वो भी आपको नजर आते, वो तमाम सहाफ़ी जो ख़ास तौर पर उधर जो है वो, मैं अब नहीं इस तरह की बात करना चाहता, तो वो आपको सारे नजर आते सड़कों के ऊपर और सारे इनके कारकुन नजर आ रहे होते और कहते कि इसराइल का एजेंट देख लो कि इसराइल के साथ मिल गया, अमेरिका के साथ मिल गया। लेकिन आज क्या है, आज सूरत हाल ये है कि आप जब ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है जी, और ईरान ने अटैक कर दिया, अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान पे, और सुबह से लेकर अब तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, जरदारी, बिलावल, ये तमाम लीडरान है ना इनकी जमात, लेकिन ऑफिशियल इनके एक सुन लीजिए, ऑफिशियल को छोड़ दीजिए, इनके अकाउंट से अगर मुबारकबादें दी जा सकती हैं मोदी को, अगर मुबारक नोबेल प्राइज के लिए जो है अनाउंस करके और बड़ा तमगा की वो बात की जा रही है कि बड़ा हमने जो है देखिए सफारती महाज जो है हमने अचीव कर लिया है, तो भाई आप मुसलमानों के हक में नहीं बोलेंगे, आप यही कह दें कि आपने रियासती दहशतगर्दी की है, इंटरनेशनल लॉ की आपने वायलेशन की है, सर ये नहीं बात की जाएगी इनसे। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आई है। नवाज शरीफ का भी ट्वीट दिखा दीजिए, शहबाज शरीफ का भी दिखा दीजिए, मरियम का भी दिखा दीजिए, कब आ जाएगा? अगले साल आ जाएगा, थोड़े दिनों में आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। कैसी आप बात कर रहे हैं फवाद भाई? लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर कहीं पर एहतजाज दिखा दे के हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ कर रही है, जिस तरीके से नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया था एक प्रेस रिलीज के जरिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर दिखा दीजिए कि हुकूमत ने ऐलान किया हो कि हम एहतजाज कर रहे हैं, ये अमेरिका ने गलत किया है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन हुकूमत दस्तखती को नहीं है। नहीं सर, ये तो बहरहाल हुकूमत की जारी कर रहा है कंडम, लफ्ज़ ही पहला मजम्मत। मैं वो ये कह रहा हूँ कि इनके तमाम अकाउंट्स, क्योंकि ये मिलाते थे इमरान खान को, आज साबित हो गया कि एजेंट कौन है, किन के टुकड़ों पर कौन पल रहा है, किसकी आशीर्वाद से कौन बैठा हुआ है। आप बिल्कुल उनके मुताबिक जो है लेटे हुए हैं, तो लिहाजा आपकी अमेरिका तारीफ करे, जबरदस्त जी, देखें जी तारीफ कर दी अमेरिका ने, क्या हमारे अंदर गैरत खत्म हो गई है? हम मुसलमान नहीं हैं क्या? पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हम तमाम लोग जो है, या ये जितने भी फार्म 47 के मुताबिक बैठे गए हैं, ये मुसलमान, या तो कह देने का हम गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्या करना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान? हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये तमाम लोग जो हैं ये खुल के आते ना सामने, और नोबेल प्राइज का जो उन्होंने ऐलान किया, कहते हैं हम वापस लेते हैं, तुमने अटैक किया ईरान के ऊपर, हमारा वो भाई है, हमारा मुसलमान भाई है, फिर आप कोई रिक्विजिशन करते ओआईसी के लिए, कोई आगे आप बढ़ते इंटरनेशनल महाज के ऊपर, आप दिखाते कि वाकई जी मुसलमान जो है, मुल्क जो है वो किस तरह मुसलमान भाई एक एक करके ये यहूद व इंसार जो हमारे जितने भी पैगंबर है, जो उन्होंने फरमाया, आखिरी हमारे पैगंबर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो फरमाया, जो कुरान पाक में जिक्र है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आप क्या मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं? आपने सिर्फ अपनी हुकूमतें बचानी है कि इमरान खान जेल में रहे, अमेरिका के साथ हमारी पॉलिसी फिट रहे, वो हमें यस जो उसकी मर्जी है, अड्डे हैं ये जो हैं, ये जो आपने करना है आप करते रहिए, लिहाजा इमरान खान जेल में रहे, हम इक़्तिदार में, इसके अलावा आपको कोई मकसद नहीं। वैसे जेल से बाहर आ रहे हैं खान साहब, कोई तहरीक शरीक तो देखें 700 के करीब दिन हो चुके हैं इमरान खान को जेल में। आज अगर इमरान खान, आप वकील हैं, आज अगर इमरान खान बाहर होता, कोई केस का फैसला होने वाला है, कोई केस का फैसला नहीं होगा। ये तमाम अदालतें जो हैं हुकूमती जजेस बैठे हुए हैं, इन अदालतों के अंदर 26वीं तरमीम के बाद सारे सरकारी मुलाजिम बिठा दिए गए। जजेस को ये इंसाफ नहीं, स्कैंडलाइज करने वाली बात है ना ये। मैंने एक फैसला दिखा दो इंसाफ से देते हो सर, आप जब मुझे एक फैसला आप जब दूसरी तरफ थे हुकूमत में, तब ये भी कहते थे हुकूमत की करप्शन की दास्तानें थी। इमरान खान के दौर के अंदर उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा 2014 के अंदर दर्ज हुए। ये कल मुकदमा लगा हुआ था, 185 FIR नंबर है 183/14, 185/14, 2014 की धरने की FIR। इतनी आजाद अदलिया थी, वो इंटरफेरेंस नहीं करता था,
यहाँ तो आजम नदीर तारड़ साहब लिस्ट दे रहे हैं, एहसन भून साहब दे रहे हैं जी, शहबाज शरीफ साहब एंडोर्स कर रहे हैं जी। वो लेटर लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मंसूर ने क्या लेटर लिखा है? उन्होंने कहा है कि मैंने कहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी कीजिए, वो इस वजह से नहीं हुआ, मैं तो अवेलेबल नहीं था क्योंकि वहाँ हुकूमती लोगों की तादाद ज़्यादा है। मैं पंजू साहब एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद राय साहब आपसे जवाब भी लेना है कि गद्दारी की तरफ क्यों जा रहे हैं मामलात, आप लोग मजम्मत क्यों नहीं कर रहे खुल के? लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब को करनी चाहिए, बिलावल साहब को करनी चाहिए, पंजू साहब का कहना है, वो कहते हैं कि जी ये प्रेस रिलीज आपने एक जारी कर दी, अल्लाह खैर सल्ला, आपका पड़ोसी है, बरादर मुल्क है, खुलकर सामने आए, खुलकर सामने क्यों नहीं आते? ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे और फिर ये भी पूछेंगे कि खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अदालतें जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है हुकूमत के हाथों, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है? ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राय साहब, आप लोग मजम्मत क्यों नहीं कर रहे खुल के? वो कहते हैं कि ये एक प्रेस रिलीज आपने जारी कर दी, कोई ऐलान करें कि नोबल इनाम की जो नॉमिनेशन हमने की है वो वापस लेंगे, ये नोबल इनाम के काबिल ही नहीं है ये आदमी जिसने हमला कर दिया है, इतना बड़ा हमला कर दिया है, और बगैर किसी जो है वो पेशगी सफारती मामले के मुज़ाकरात चल रहे हैं, 2 दिन बाद मुज़ाकरात होने थे, पहले उसके बेटे ने हमला कर दिया, नाजायज़ बेटे ने, उसके बाद जो है वो अब खुद हमले पे आ गया। देखिए ये कोई एक समरी ट्रायल तो है नहीं, हुकूमतों को फैसले होते हैं, रिस्पॉन्स आता है, प्रॉपर वक्त पे आता है। अभी पहली बात तो यह है कि अगर मुजम्मत नहीं हुई लफ्ज़, या हुकूमत ने कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया, या ये नहीं कहा कि हम ईरान के साथ जो हैं वो खड़े हैं, तो फिर तो बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो इसराइल ने जब ईरान पे हमला किया था उस वक्त भी तो मुसलमान भाई भाई थे। उस वक्त ये जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिनका अभी मेरे भाई मजोदा साहब बात कर रहे हैं, इस पे से मुजम्मत कब आई इसराइल की, और अगर आई है तो कितने दिनों बाद आई? तो आप तो अभी घंटे गुजरे हैं, तो आप ये जो मुतालबे जोशो खरोश से कर रहे हैं, इसको ज़रा इसी आईने में इसराइल के उस हमले को देख लें और फिर उस ड्यूरेशन के मुताबिक आपसे। दूसरा मेरा सवाल, इन्होंने कहा जी कि वो जो नोबेल प्राइज़ जो इन्होंने अनाउंस किया है, तो बेसिकली कितने नोबेल प्राइज़ थे जो पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे इससे पहले मिले हैं? एक सफारतकारी का एक तरीक़ाकार था, उसको इस्तेमाल किया गया। वो नोबेल प्राइज की जब नॉमिनेशन हो, साहब उस तरीके कार को नाकाम तस्वुर करते हैं आप? ठीक है, हम यहाँ तक मानते हैं कि ये आपके कहने पे हमारे कहने पे मिले, हम खुद ना ले लें। जब वो कंसिडरेशन ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हकायक होते हैं। और वैसे ही है कि अमन के लिए कितने नोबेल प्राइज पाकिस्तान ने पहले हासिल किए या अपनी नॉमिनेशन, वैसे किसी चीज को पकड़ लेना। अभी इन्होंने को 10 दफा कहा मुसलमान का भाई है, तो मुसलमान क्या उस वक्त मुसलमान का भाई नहीं था जब सूते ढाका हुआ था? मुसलमान उस वक्त मुसलमान का भाई नहीं था जब कश्मीर की एनेक्सेशन हुई थी, और अभी दोबारा जब कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके तो इंडिया ने वापस लिया था, तो उस वक्त तो मुसलमान का भाई पाकिस्तान ने कोई घंटे की खामोशी पे इत्तफाक किया था। फिर जब पुलवामा वाक़या हुआ तो ये बताएं मुझे कि अभी तो कह रहे हैं कि अभी तो हमला किया किसने, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ना हुकूमत सपोर्ट कर रही है ना मैं कर रहा हूँ अमेरिका के इस हमले को, और हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ दिया भी और इन द टाइम्स टू कम देगी भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये तो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, हमारे हमसाये मुल्क पे, हमारी ब्रादरली मुस्लिम कंट्री पे, जिसका मैं दुख भी है और हमने उसका इजहार भी किया। लेकिन भारत ने हम पे हमला किया था, तो उस वक्त असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मैं क्या करूं, मैंने तो कल 3 दफा फोन करने की कोशिश की लेकिन मोदी से बात नहीं हो सकी। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है, असेंबली के मिनट्स में असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है। और फिर सवाल क्या था बेबसी के आलम में, क्या मैं भारत पे हमला कर दूं? तो जब भारत पे हमले की नौबत आई थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और इस इत्तेहादी हुकूमत ने हमला करके दिखाया भी है, और घुटने टिकवाए भी हैं और खाक चटवाई भी है। तो अभी चूंकि ये वाला इशू है और उसको हमने ज़ाहिर सफारतकारी, और सबसे बड़ी बात कि खित्ते की इस वक्त जो 2 बड़ी ताकतें हैं, रूस है और राजा साहब एक चीज में और फरमाइएगा सर। देखिए, आप तहरीक इंसाफ से मुतालबा करें मजम्मत का,
तहरीक इंसाफ आपसे मजम्मत का मुतालबा करे, आप दोनों की मजम्मत से कुछ नहीं होना, तो बेहतर नहीं है कि मजम्मत कम अज़ कम एक पेज पे लेके आ जाए, पाकिस्तान में कोई इत्तेहाद नज़र आए, हुकूमत अपोजिशन एक पेज के ऊपर हो, आप अपोजिशन को भी ब्रीथिंग स्पेस दें कि वो भी आपके साथ खड़े होकर कम अज़ कम इस मामले के ऊपर गुफ्तगू कर सकें कि जी पड़ोस के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो कुछ थोड़ा सा आगे आप लोग भी बढ़े ना, उनसे क्यों मुतालबे कर रहे हैं कि मजम्मत करें? नहीं, हमने मुतालबा नहीं किया, हमने उनके मुतालबे में जवाब दिया है कि आप तो 6-8 घंटे वाले पहले के वाक़े के जिसके के हुकूमत पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स दिया, ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया, कैबिनेट में किया, असम्बली में मुतफ़िका करारदाद के ज़रिए किया, तो उसका मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी तरफ से इसराइल की जो बहुत बड़े इस वक्त चैंपियन बने, मैंने ये कोई खुदा न ख्वास्ता उसको मशरूत नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान तो जो कर रही है वो कर रही है और वो बिल्कुल जो है वो वाज़े है। मैंने तो सिर्फ इतनी गुजारिश की कि इसी बात को अगर इतना ही जोर आज से पहले जब इसराइल ने हमला किया था तब लगाते और कहीं ऑफिशियल ट्विटर से इसराइल की मजम्मती हो जाती कम से कम, और इसराइल को ही जो है वो जा रहे। और मैं ना जो सवाल आपसे दूसरा पार्ट था मेरे सवाल का खान साहब के केसेस के हवाले से, मैं उस पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन ज़रा पंजोदा साहब से पहले इस पर जवाब ले लूँ। पंजोदा साहब, राजा साहब कहते हैं कि जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हो गई गलतियाँ, ठीक है, ट्रम्प का मामला भी तस्लीम भी कर रहे हैं, इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन जो पॉइंट है सर वो ये कि कम अज़ कम इस मौके के ऊपर ये तो दोनों पार्टियां मुत्तफिक है ना, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, कि ईरान पे हमला जो है वो अमेरिका करे, इसराइल करे, गलत है, हमारा पड़ोसी है, और भी बहुत सारे उसमें जवाब, तो मुत्तफिका तौर पर खड़े होने के लिए तैयार हैं आप लोग नून लीग के साथ? फवाद भाई, सेनेटर जो मुश्ताक थे उनको क्या पीटीआई ने गिरफ्तार किया था इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए, फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करते हुए? ये डी चौक से एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गिरफ्तार किए गए। क्या पीटीआई ने गिरफ्तार किया? इन्होंने गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? इस वजह से गिरफ्तार किया है कि इनकी दुकानें बंद होती हैं, इनके इंटरेस्ट हैं, इनके कारोबार हैं बाहर, ये कभी भी मौक़िफ़ नहीं लेंगे इसराइल के ख़िलाफ़। सिर्फ कागजी कार्रवाई उधर बता दें उनको कि बस हम अपने मुल्क के अंदर हम रहना भी है, हमारा मुसलमान मुल्क है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ये कार्रवाई डाल रहे हैं, बस वो मजम्मत आ गई जी, बस हम अच्छे बच्चे हैं जी, कोई हमारा किरदार नहीं होगा, कोई हम उसकी हेल्प। अब अमेरिका जो है इंटरनेशनल लॉ की वॉलेशन करते हुए कैसे उसने जाकर अटैक किया? हमने कोई ज़ुबानी कलामी भी कहा है कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, इमदाद देते हैं, कोई किसी किस्म की ज़रूरत है तो हमें बताइए, जानों का ज़िया और फ़लस्तीन के लिए आपने कुछ किया? नहीं किया। ये नहीं करेंगे क्योंकि इनके इंटरेस्ट हैं, इनके कारोबार हैं, तो जो कारोबारी बंदा होता है वो कारोबार देखता है। वो रात को अटैक किया अमेरिका कारोबार है इनके, जो वो क्या नाम था उसका, मौलवी का, मौलवी अजमल, ठीक है जी, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर जब वो इसराइल गया था तो अमलन गया सी, वो मौलवी अजमल इसलिए गया था क्योंकि नवाज शरीफ ने भिजवाया था कि आप कारोबार की जाकर कोई बातचीत करें और हमारे मामलात जो हैं वो चलें इसराइल और से। बिल्कुल इसराइल से। और इसराइल के उस मौक़िफ़ जो हो गया था, मौलवी अजमल की अभी भी स्पीच पड़ी है या ARY के ऊपर वो चल रही है कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था। तो इनके चैनल्स जो है ना उधर मिलते हैं, रात को यानी शरीर के टाइम अटैक हुआ है, सुबह से इनकी हवा निकली हुई है, ठीक है, इनसे बोले नहीं जा रहा, इनके ट्विटर अकाउंट खामोश हैं। अदरवाइज कहीं पर अगर छोटा सा भी मामला हो ना जी कि शहबाज शरीफ साहब ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने ये कर दिया, उधर टिकटॉक बना दी, वहां फर्क देंगे। सोच समझ के रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेके आराम से समझ के सूरत-ए-हाल को, फिर कह दो कैसी मुसलमान नहीं है। जब उन्होंने अटैक कर दिया है, आप सोचने की तरफ पड़े हुए हैं। आलमी मामला, क्या आलमी मामला आते हैं? अमेरिका आपका दोस्त है, करे क्या पाकिस्तान अब क्या करे? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान जो है आइडियल सूरत-ए-हाल है, खान साहब की हुकूमत है, अब क्या करें? आइडियल सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान बाहर हो, ठीक है जी, वो मौक़िफ़ ले, जिस तरह उसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिस तरह उसने यूनाइटेड नेशन के अंदर मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, उसने बात की कि आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, अल्लाह ताला के ऊपर, हमारे नबियों के ऊपर, हमारे मजहब के ऊपर अटैक करते हैं तो हमें दिली तकलीफ होती है। उसने इस्लामोफोबिया का डे मंजूर करवाया। आप लगे हुए हैं कि उस इसराइल के एजेंट, वो आके आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। ये शहबाज शरीफ की ये औकात है कि वहां खाना हुआ है तो उसके अंदर ये था ही नहीं, वो तो बात पुरानी हो गई। लेकिन उस पर आइए कि जब अमेरिका ने ये अटैक कर दिया
तो खाने तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ना। नोबेल प्राइज़ के हवाले से कोई आ जाती स्टेटमेंट कि हम वापस लेते हैं कि आपने मुस्लिम, आप सोचते रहेंगे। वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को देखना है कि हमने अपने मुल्क के अंदर कैसे रहना है। सफारती महाज के ऊपर बड़ी एहतियात से पाकिस्तान की अवाम क्या कह रही है, पाकिस्तान की सोच क्या, पाकिस्तान की बुनियाद किसके ऊपर थी? ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बुनियाद थी, कलमे के ऊपर ये रियासत बनी थी, इस पे नहीं बनी थी कि आप जाकर बूट पालिश करें। मैं जरा राजा साहब से चाहूंगा कंक्लूड करवा लूं। राजा साहब, आखिरी 1 मिनट है आपके पास। सर, जो नईम पंजोता साहब एक सूरत बता रहे हैं, आप उसमें खान साहब को छोड़ दें, अदालतों से के ऊपर प्रेशर ना करें, जिस तरह से पंजोता साहब ने कहा था, ताकि वो आएँ और मजम्मत ठीक तरीके से हो सके ईरान की, अमेरिका की। देखिए, अब बात यह कि मेरे भाई हैं, लेकिन इनसे या इनकी जमात से अगर आप पूछें कि रूस और यूक्रेन की जो इस वक्त बहरान है, जंग, ये कैसे ख़त्म हो सकती है, तो वो कहेंगे इसका हल सड़याला जेल का दरवाज़ा खुलने में है। इन्हें कहें कि आप आज अबनाए हरमुज़ जिसको बंद करने का ईरान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, बाकायदा फैसले का अनाउंस कर दिए, उसको अगर कैसे खोला जाए या उसका पाकिस्तान पे या दीगर ममालिक पे असरात हैं जो ऑयल प्राइसेस पे, तो वो कहेंगे जी ये जेल खुलेगी। सिक्योरिटी काउंसिल का अगर वीटो आ गया अमेरिका का पिछले दिनों जंगबंदी पे, तो उस पे भी इनके पास, तो इनका तो सोल्यूशन वो हॉकी मैच की तरह एक ही चीज पे आके रुकता है, और सोल्यूशन देते, कोई असेंबली के में करारदाद लाते, कोई हुकूमत के साथ लीडर के साथ एफिलिएशन नहीं है। राय साहब के ये समझते हैं कि इनके लीडर के पास मसाइल का हल है, तो इसमें क्या बुराई है सर? नहीं, वो उसे हकीकी अंदाज में समझे ना, ठीक कि देखें, या तो मसाइल का हल, इन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब किसी खाने पे नहीं थे, मुझे नहीं पता वो किस में नहीं थे, लेकिन जिस खाने पे कोई था वो पाकिस्तानी था ना। अभी चले चंद दिन की बात। थैंक यू राय साहब, अपने मुल्क को बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब तो पूछा है कि खाने पे साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।